Hello friends, welcome back to Start Smart Learning where success begins। मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 14, 15, 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड्रीज डूडा री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। तो इस न्यूज़ में आपको ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट हुआ है एक जो कि पोलैंड के प्रेसिडेंट है जो री इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है एंड्रीज सेबेस्टियन डूडा। एंड्रीज सेबेस्टियन डूडा अगेन री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड की। एंड्रीज सेबेस्टियन ने इस इलेक्शन में सिक्योर किया है 51.21% ऑफ टोटल वोट। इन्होंने डिफीट किया है ऑपोजिशन कैंडिडेट को जो कि है लिबरल वॉर्सो के मेयर राफेल तर्जाकोस्की को इन्होंने मात दी है। तर्जाकोस्की ने टोटल वोट का 48.79% ऑफ वोट सिक्योर किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि पोलैंड की हिस्ट्री में कम्युनलिज्म एंड होने के बाद 1989 में जब कम्युनलिज्म वहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद ये पोलैंड की हिस्ट्री में फर्स्ट ऐसा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जिसमें इतनी स्लिमेस्ट मार्जिन से कोई प्रेसिडेंट बना है। मतलब बहुत कम कंपटीशन लेवल था दोनों के बीच। साथ ही साथ अगर हम बात करें एंड्रीज सेबेस्टियन डूडा के, तो एंड्रीज सेबेस्टियन डूडा पहले टर्म में दैट मीन्स 6 अगस्त 2015 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। उनका टर्म था 2015 टू 2020। अगेन अब वो सेकेंड टर्म में और री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंशियल पोस्ट में। ओके, सो अब जो उनका टर्म होगा वो अगेन 5 ईयर्स का होगा। दैट मीन्स 2020 से 2025 के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है। 2015 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सेबेस्टियन डूडा ने रिप्लेस किया था, सक्सीड किया था ब्रोनिस्लो कोमोरोस्की को इन्होंने रिप्लेस किया था। अब अगर हम बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड का कैपिटल आपको ध्यान रखना है वॉर्सो। करेंसी है पॉलिश ज़ोल्टी। FICCI survey forecast India's GDP growth to contract by 4.5% in financial year 2021. That means FICCI का अभी इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज़ हुआ है, जिस रिलीज़ में उन्होंने फोरकास्ट किया है कि इंडिया का GDP कॉन्ट्रैक्ट होगा 4.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि FICCI दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अभी अपनी इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज़ की है, जिसमें उन्होंने फोरकास्ट कितना किया है, हमारी इकोनॉमी GDP नेगेटिव ग्रोथ करेगी 4.5% टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 में। मिनिमम और मैक्सिमम GDP ग्रोथ एस्टिमेट किया है उन्होंने, नेगेटिव ग्रोथ होगा 6.4% टू 1.5% रिस्पेक्टिवली टू द फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21 में। अगर बात करें क्वार्टरली मीडियन फोरकास्ट की, जिसमें उन्होंने कहा है क्वार्टरली मीडियन फोरकास्ट 14.2% कॉन्ट्रैक्ट होगा GDP का, जो कि फर्स्ट क्वार्टर के लिए है। वहीं नेगेटिव ग्रोथ होने का रीज़न FICCI ने बताया है कि कोविड-19 पैंडमिक एंड लॉकडाउन की वजह से ये डाउनग्रेड और ये नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, FICCI ने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में इंडिया का GDP फोरकास्ट किया है जो कि 4.5% कॉन्ट्रैक्ट होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 में। ओके, के शिवन नेम्ड फॉर 2020 वॉन कार्मोन अवार्ड। तो यहाँ पर के शिवन जो कि इसरो के चीफ है, जिन्हें 2020 का वॉन कार्मन अवार्ड दिया जाएगा। अगर हम बात करें वॉन कार्मन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिए दिया जाता है वॉन कार्मन अवार्ड। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है 1982 में, तब से ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। अब अगर हम बात करें कि 2019 में ये अवार्ड दिया गया था चार्ल्स लिची को। चार्ल्स लिची जो कि रेसिपेंट है इस अवार्ड के 2019 में। ये अवार्ड बेसिकली उनके नाम पर रखा गया है जो कि अपनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिए हैं एरोडायनेमिक्स में,
ठीक है। एरोडायनेमिक्स के अलावा वो उनकी अगर हम बात करें तो उनका नाम है थियोडोरे वॉन कारमेन, एक इंजीनियर थे, एयरोस्पेस इंजीनियर थे। इनके नाम पर ये अवार्ड वॉन कारमेन इंस्टीट्यूट किया गया है 1982 में। तो थियोडोर वॉन कारमेन जो है वो बेसिकली एयरोस्पेस इंजीनियर्स थे और इनका काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रहा है एडवांसमेंट इन दी एरोडायनेमिक्स में, जिसकी वजह से ये अवार्ड इनके नाम से दिया जाता है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि 19 का किसको दिया गया था एंड 2020 का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, के शिवन को दिया जा रहा है। ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम छाबरा रेल प्रोजेक्ट ड्यू टू फंड डिले। तो ईरान ने इंडिया को अब ड्रॉप कर दिया है छाबड़ा प्रोजेक्ट में से। तो छाबड़ा प्रोजेक्ट एक्चुअली एक रेल प्रोजेक्ट है जो कि अफ़गानिस्तान से होते हुए बॉर्डर को शेयर करते हुए एक रेलवे प्रोजेक्ट था। तो इंडिया को छाबड़ा प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने ड्रॉप कर दिया, हटा दिया, जिसका उन्होंने रीज़न दिया है उनकी इंडिया डिले कर रहा है फंडिंग करने में और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, इसीलिए हम इंडिया को हटा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक रेल लाइन प्रोजेक्ट है जो छाबड़ा पोर्ट से लेकर के जिहादन तक जाएगा। छाबड़ा प्रोजेक्ट से जिहादन तक जाएगा और ये बॉर्डर शेयर करेगा अफ़गानिस्तान के साथ। इस ईरानियन रेलवे में ये प्रोजेक्ट में बेसिकली इन्होंने $400 मिलियन को यूटिलाइज़ करेंगे। इस प्रोजेक्ट का एक्चुअली वर्थ है, कॉस्ट है $400 मिलियन। ये अमाउंट अब इंडिया तो पार्टिसिपेटेड रहा नहीं, तो अब कौन देगा? ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड की हेल्प से ईरानियन रेलवेज ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इंडिया और ईरान ने इस छाबरा रेल प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को साइन किया था 2016 में। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईरान का कैपिटल तेहरान है और करेंसी रियाल है। ईरान का कैपिटल तेहरान है और करेंसी रियाल है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे बीइंग ऑब्जर्व टुडे। तो 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे। अब यहाँ पर दो चीज़ें फिर से जो मैं हर बार कहती हूँ कि कौन डिक्लेयर किया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे एंड इस साल का थीम क्या रहा है वर्ल्ड यूथ स्किल डे का, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। सो 15 जुलाई मार्क किया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये कब से मनाया जा रहा है? दिसंबर 2014 में, जब UNGA ने ये डिक्लेयर किया है कि 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 2014 दिसंबर के बाद से ही हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया का स्किल इंडिया मिशन जो लॉन्च हुआ था उसे भी इसी डेट पर 5th एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है, 5 साल कंप्लीट हुआ है स्किल इंडिया मिशन को। ठीक है, इस ओकेशन में डिजिटली ऑर्गेनाइज किया गया है एक प्रोग्राम वर्ल्ड यूथ स्किल डे के लिए डिजिटल में, जिसमें पार्टिसिपेट किसने किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो दो मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम बात करें इस साल का थीम क्या रहा है वर्ल्ड यूथ स्किल डे का, तो बहुत ध्यान से, स्किल फॉर रिसाइलेंट यूथ, स्किल फॉर रिसाइलेंट यूथ। अब अगर हम बात करें कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे को ऑब्जर्व करने के पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एम है गवर्नमेंट का, तो इसका मेन एम और इम्पॉर्टेंस है कि यंग पीपल को इक्विप्ड करना है, यंग पीपल को इक्विप्ड करना है विथ स्किल्स फॉर अ डिसेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अ एंटरप्रेन्योरशिप को। तो यूथ को एक इक्विप्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, ताकि वो अपने स्किल के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को ज्वाइन कर सके और आगे बढ़ सके। हिमांग आमीन अपॉइंटेड एज एंटरिम CEO ऑफ BCCI। सो BCCI ने अभी एंटरिम CEO का अपॉइंटमेंट किया है जिनका नाम है हिमांग आमीन। हिमांग आमीन की अगर हम बात करें तो हिमांग आमीन बेसिकली अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इंडियन प्रीमियर लीग के सिंस 2015। सो 2015 से लेकर 2020 की भी हम बात कर रहे हैं। तो हिमांग आमीन अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है IPL के, जिन्होंने अपना ज्वाइन किया था IPL ऑपरेशंस टीम को 2010 में और आज उन्हें एंटरिम CEO BCCI की तरफ से डिक्लेयर किया गया है, जिन्होंने सक्सीड किया है राहुल जौहरी को। राहुल जौहरी ने रिज़ाइन किया है अभी अभी अपनी पोजीशन से। BCCI का कहना है कि वो अपना परमानेंट नेक्स्ट CEO नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर ही
अनाउंस करेंगे या अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि BCCI के अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो BCCI के करंट प्रेसिडेंट सौरव गांगुली है। BCCI का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो मुंबई में है, ठीक है। नाबार्ड ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल चौपाल ऑन इट्स 39th फाउंडेशन डे। तो नाबार्ड की अगर बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में। दैट मीन्स 12 जुलाई को नाबार्ड का 39th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर हम बात करें करंट चेयरमैन कौन है नाबार्ड के, तो ध्यान से रखिएगा ये इसी साल अपॉइंट हुए हैं, चिंताला गोविंदा राजुला। चिंताला गोविंदा राजुला अभी न्यू हेड है नाबार्ड के, ओके। इन्होंने रिप्लेस किया है हर्ष कुमार भानवाला को। अब अगर हम बात करें नाबार्ड का फंक्शन क्या है, क्या करती है नाबार्ड कंट्री में, तो बेसिकली नाबार्ड का काम है पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, ऑपरेशंस तैयार करना, ओके। तो प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, ऑपरेशन किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल इंडिया। सो रूरल इंडिया में ऐसी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड सेक्टर है, उनके लिए पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज़ को प्लान करना एंड उनको ऑपरेशनलाइज करना ही मेन फंक्शन है नाबार्ड का, ओके। सो अभी नाबार्ड अपना 39th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, कब, 12 जुलाई को, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो इस इवेंट पे 29th ऑफ फाउंडेशन डे पे नाबार्ड ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है डिजिटल चौपाल। एक्चुअली डिजिटल चौपाल में पार्टिसिपेट किन्होंने किया है, नाबार्ड में जितने भी प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके पार्टिसिपेंट, उनके मेंबर ही इस इवेंट को पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें नाबार्ड का कहना है कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए रीफाइनेंस किए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इसके अलावा नाबार्ड जो है 5,000 करोड़ और अलग से ट्रांसफॉर्म करेगा किस चीज़ को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को मल्टी सर्विस सेंटर्स में। तो 5,000 करोड़ तो रीफाइनेंस कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ऑल्सो फंडेड 5,000 करोड़ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ इनटू द मल्टी सर्विस सेंटर्स में। इसके अलावा इनका कहना है कि जो 5,000 रुपये ये रीफाइनेंस के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देंगे, ये बेसिकली नाबार्ड के द्वारा ही 2,150, ठीक है, 2,150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किया जा रहा है। गुरुबख्श सिंह एंड पलाश नांडे टू बी कन्फ्रंटेड विद द मोहन बाग रत्न 2020 अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा, दो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, गुरुबख्श सिंह एंड पलाश नांडे। तो ये दो पर्सन हैं जिन्हें मोहन बागान रत्न अवार्ड 2020 दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें मोहन बागान की, तो मोहन बागान एक्चुअली एक फुटबॉल क्लब है जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 29th ऑफ जुलाई 1889 में कोलकाता में, 29th ऑफ जुलाई 1889 में कोलकाता में, इसीलिए 29 जुलाई इनका मोहन बागान क्लब का एक्चुअली फाउंडेशन डे होता है। तो मोहन बागान बेसिकली एक फुटबॉल क्लब है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1889 में किया गया था, इसलिए कहा जाता है कंट्री का और एशिया का ये सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। बट आज के डेट में ये मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी क्लब है। अगर हम बात करें इसमें कि ये जो अवार्ड है इनके अलावा और किसको दिया जा रहा है, तो अदर अवार्डीज़ भी इसमें हैं, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जा रहा है अशोक कुमार जो कि हॉकी से रिलेटेड है, प्रणब गांगुली जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, मनोरंजन पुराल जो कि एथलेटिक्स है, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर सीनियर कैटेगरी में दिया जा रहा है जोसेबा बेटिया स्पेन की प्लेयर है। उसी तरह बेस्ट यूथ प्लेयर दिया जा रहा है सजल बाग को। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। HRD मिनिस्टर लॉन्चेस
प्रज्ञाता गाइडलाइन फॉर डिजिटल एजुकेशन। तो अब हमारे कंट्री में एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए HRD मिनिस्ट्री ने नया गाइडलाइन लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रज्ञाता। सो प्रज्ञाता गाइडलाइन डिजिटल एजुकेशन के लिए HRD मिनिस्ट्री ने कंट्री में लॉन्च किया है, जिसका मेन एम है, मेन गाइडलाइन ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैप लगा रहे हैं, टाइम लिमिट लगा रहे हैं स्क्रीन टाइम फॉर स्टूडेंट, कितनी देर की क्लास वर्चुअली होगी, स्टूडेंट अटेंड करेगा, उसी को ये कह रहे हैं पुट अ कैप ऑन द स्क्रीन टाइम फॉर द स्टूडेंट। तो यही प्रज्ञाता ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन के लिए नया गाइडलाइन उन्होंने रिलीज़ किया है। इस गाइडलाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया है और एडवाइस किया है कि स्क्रीन टाइमिंग शेयरिंग बच्चों के साथ, जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट है उनके साथ 30 मिनट्स का ही लिमिट है, 30 मिनट से ज़्यादा क्लासेस प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए, सो क्लास 1 टू क्लास 8 के बच्चे 2 सेशन अटेंड करेंगे 45 मिनट्स के, ओके 2 सेशन अटेंड करेंगे 45 मिनट्स के। लेकिन वही हायर क्लासेस के लिए अगर बात की जाए तो 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को 4 सेशंस मिलेंगे 45 मिनट्स के ईच डे, ओके। तो इसमें जो प्रज्ञाता गाइडलाइन है, प्रज्ञाता गाइडलाइन में इन्होंने 8 स्टेप्स को डिजिटल लर्निंग में इंक्लूड किया है। तो ये 8 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या है, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, येक दैट मीन्स टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। तो ये स्टेप्स टीचर्स को फॉलो करने हैं, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट भी आपको बच्चों को करना होगा। IIT कानपुर डेवलप्स अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट शुद्ध। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध किसने डेवलप किया है, IIT कानपुर ने, जो कि एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट है, ओके। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि भाई शुद्ध किसने डेवलप किया, तो फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी IIT ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट शुद्ध को डेवलप किया है। तो दोनों तरफ से ध्यान रखिएगा, शुद्ध किसका है, IIT कानपुर का है। ये है क्या, ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट है। देखिए आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक मोबाइल रखा हुआ और उसके नीचे एक इक्विपमेंट रखा है, यही इक्विपमेंट है शुद्ध, ठीक है। अगर अब हम बात करें शुद्ध की, तो शुद्ध को ध्यान रखिएगा, शुद्ध का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको एक्सपैंड करना है तो शुद्ध कह रहे हैं स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर्स। SH स्टैंड फॉर स्मार्टफोन, for S smartphone operated, H for handy, U for ultraviolet, D for disinfection, H for helper। तो स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर है शुद्ध। शुद्ध में बेसिकली IIT कानपुर के स्टूडेंट्स ने 6 UV लाइट्स लगाए हैं, जिसमें से एक लाइट की कैपेसिटी है 15 वोल्ट की। तो 15 वोल्ट के एक लाइट है, इन वोल्ट को इंडिविजुअली एक डिस्टेंस से आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये केपेबल है 10 × 10 स्क्वायर फीट के एक रूम को 15 मिनट में सैनिटाइज कर सकता है। इसके अलावा शुद्ध की और भी कुछ फीचर्स है, जैसे इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस इसकी लोकेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है रिमोटली। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस जो इसके लिए डेवलप किया गया है, इसकी हेल्प से आप लोकेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। अब अगर बात की जाए ये हेल्पफुल है कौन से सेक्टर्स के लिए, बेसिकली इसका एप्लीकेशन है हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्मॉल ऑफिसेस एंड स्कूल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वेद प्रकाश दुधेजा ऑनर्ड विथ इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। तो ध्यान रखिएगा, वेद प्रकाश दुधेजा को कौन सा अवार्ड मिला, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। क्यों मिला है ये अवार्ड, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड वेद प्रकाश दुधेजा को दिया गया है। बेसिकली वेद प्रकाश दुधेजा को ये अवार्ड दिया है रेल इंफ्रा एंड मोबाइलिटी बिजनेस डिजिटल की तरफ से। ये अवार्ड है रेल इंफ्रा एंड मोबाइलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड 2020, जो कि वेद प्रकाश जी को दिया गया है। क्यों दिया गया है, बेसिकली वेद प्रकाश जी ने इंडियन रेलवेज के ऐसे वेकेट लैंड्स जो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है कमर्शियल पर्पस के लिए, जिससे रेलवेज के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यूज जनरेट की जा सके, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।